जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नाटकगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। ठीक है, आज हम क्लास 10th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, इधर की बातें किए बिना क्लास को स्टार्ट करते तो डायरेक्ट आगे तो करते ही रहना। ऐसे क्वेश्चन हम पहले लिख लिए थे, अब जो हम बताएंगे वो क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे, जब मैं आपको लिखते लिखते क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर तो फिलहाल हम समझा देते कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस 7 वर्ष पहले की कहानी है, आज की बात नहीं है। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको ग्राफीय विधि से और बीज गणितीय विधि से दोनों से हल करना है। तो ग्राफीय विधि के लिए तो खैर ग्राफ चाहिए, और बीज गणितीय विधि के लिए डायरेक्ट आप बोर्ड पे हल कर सकते हैं। तो पहले बीज गणितीय विधि बता देते हैं और उसी की मदद से ग्राफीय विधि से भी हल हो जाएगा। दोनों विधि से देखिए, ग्राफीय विधि के लिए आपको ग्राफ की कॉपी होना चाहिए, और उसके लिए हम आपके सामने रहेंगे तभी बता सकते हैं। ऐसे बोर्ड पर हम ट्राई करते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी या आपका प्रयास कितना है। पहले तो बीज गणितीय विधि से हम लोग देखते हैं। मान लेंगे, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में मान लिया जाता है कि आफताब की उम्र कुछ होगा, सपोज दैट, पता नहीं कितना। आफताब की उम्र कितना है ये नहीं मालूम है। आफताब की उम्र मान लेते हैं कि 1 वर्ष है, क्योंकि किसी का उम्र दिया नहीं गया है। और उसकी पुत्री की उम्र जो है, पुत्री की उम्र, उसकी पुत्री की उम्र, इसको मान लेते हैं कि y वर्ष है। प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब x, और इधर इसकी पुत्री। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब इसमें भी पहले 7 वर्ष माइनस करो और इसमें भी 7 वर्ष माइनस करो। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इससे ही 7 गुना था ज़्यादा, तो उसमें 7 गुना कर दिए। बाकी समीकरण में बदलने के लिए x-7, इसको लिखे 7y और -7 समीकरण में बदलना है तो इसको ऐसे लिखते हैं कि x -7y, और उधर घट गया तो फिर भी हो जाएगा -42। इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से। अब क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, तो आफताब है और इधर इसकी पुत्री है। अब से 3 वर्ष बाद, तो आफताब में भी 3 वर्ष जोड़ दिए और उसकी पुत्री में भी 3 वर्ष जोड़ दिए। अब से 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, दोनों में 3 जोड़ दिए, तुमसे केवल 3 गुना, मतलब तुम्हारे बराबर नहीं, तुम्हारे 3 गुना के बराबर हम हो जाएंगे। ये आफताब है x वाला, और y वाला पुत्री है। कहता है कि हम तुम्हारे बराबर नहीं, तुम्हारे 3 गुना के बराबर हो जाएंगे। समीकरण में बदलने के लिए x+3 हो गया, और इधर हो गया 3y + 3 दिया 9, यानी कि x - 3y बराबर, इसको उधर भेजो तो 6। इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों समीकरण तो आपको बनाना ही होगा, चाहे तो आप बीजगणितीय विधि से हल करो या ग्राफीय विधि से हल करो, इतना तो बनाना ही होगा। अब हल करने का तरीका देखो, x - 7y बराबर में कितना है, -42। दूसरा है x - 3y बराबर में 6। पहले हमको ये समझा देना चाहिए था। इसको हल करने के 3 मेथड है, लेकिन क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे एनसीईआरटी है वैसे ही बताएंगे। हालांकि एनसीईआरटी के देने के तरीका क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते, एनसीईआरटी है तो अच्छा ही होगा, लेकिन डायरेक्ट ये दे दिया है, कैसे स्टूडेंट समझेगा। इसके लिए तो टीचर को पहले बताना पड़ेगा। एनसीईआरटी उसको कोई कह नहीं जा सकते। एजुकेशन के मामले में वो बाइबल है, गीता है, कुरान है, सब है, उसको कोई गलत नहीं कह सकता। एनसीईआरटी एनसीईआरटी है। लेकिन खैर टीचर होने के नाते हम लोग जहाँ तक देखते हैं, अगर कोई नया नया बेचारा टीचर है वो कैसे बताएगा, पहले तो ये बताना चाहिए था उसको, तब नहीं सॉल्व करेगा। देखिए अभी सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको नहीं आता है सॉल्व करने के लिए, तो देखना ये है कि यहाँ पे x है और y है, x और y है,
इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि x और y दो चर है, x है और y है, दो चर है और दोनों पर पावर कितना है, 1 और 1। तो इसको कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों कहा गया, क्योंकि पावर 1 है, दो चर तो है ही, पावर 1 है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी को कहा जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि दो चर है और पावर 1, दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जोड़ा में एक ऊपर भी इक्वेशन के नीचे भी इक्वेशन के, इसमें भी x और y है, इसमें भी x y है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताए नहीं, डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे आ गए क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। इसको हल कैसे किया जाएगा, तो पहले तो देखो हल करने का तरीका है कि यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी प्लस वाला चिन्ह है, यहाँ भी प्लस वाला चिन्ह है, तो सिंपल बोला जाता है कि फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ऐसे क्यों कर रहे हैं, जब में एक से एक कट जाए जोड़ने पर डायरेक्ट, ये हो गया प्लस 3y और माइनस में 7y, तो 3y में से 7y गया तो माइनस में 4y, इधर तो खैर माइनस माइनस सही है, तो माइनस में हो गया 48। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। फिलहाल अभी विधि पर भी ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी एग्जाम पे फोकस करना है, विधि उधि पे नहीं जाएगी, यहाँ पे कोई विधि नहीं दिया गया, बस हल करना है। सबसे हल्का मेथड यही होता है कि एक से x कट गया, माइनस से ही कट गया और 4 से ही कट गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, अगर काट देते हैं तो y इक्वल टू हो गया 12, y बराबर हो गया 12, y निकल गया, x भी निकालना है तो y निकल गया है, तो समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी मन करें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखो, अब समीकरण 1 में y का मान रखो, समीकरण 1 यही नहीं, यहाँ पे x रहने दो, माइनस में 7 इंटू वाई, वाई मैंने कितना हो जाएगा 12 बराबर में माइनस 42, ये तो x हो गया, इन्हें हो गया बढ़ सकते 84 माइनस में, इधर हो गया माइनस में 42, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 42 और प्लस में 84, यानी x बराबर कितना हो गया घट के 42, तो x भी 42 और y कितना 12। x क्या था, x हम कह सकते हैं आफ्ताब की उम्र, तो आफ्ताब है 42 वर्ष के और y है उसकी पुत्री, मतलब आफ्ताब हो गया 42 वर्ष के। आप लास्ट में लिख दोगे कि अतः आफ्ताब की उम्र 42 वर्ष और उसकी पुत्री की उम्र 12 वर्ष। आफ्ताब की उम्र हो गया 42 वर्ष और उसकी पुत्री की उम्र हो गया 12 वर्ष, यही आंसर हो गया। ये तो हल किए बीजगणितीय विधि से, ठीक है देख रहा। अब हम इसी को हल करेंगे ग्राफीय विधि से, इसको मिटाते हैं, क्योंकि ग्राफीय विधि से भी बनाना है तो इतना तो लिखना ही होगा, इतना तो लिखना ही पड़ेगा उसमें भी। अब थोड़ा सा ग्राफीय विधि देखो समझो, यहाँ पे ये वाला हो गया x एक्सिस, ये वाला हो गया y एक्सिस। अब ग्राफीय विधि के लिए आपके पास ग्राफ होना चाहिए, मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो हम x और y मान लेते हैं। अब आप अपने ग्राफ की कॉपी में देखोगे तो पतला 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 बहुत सारा लाइन रहेगा, लेकिन पतला पतला गिनोगे तो एक हल्का सा गाढ़ा लाइन रहेगा, वहाँ 1 लिखना, फिर थोड़ा सा दूर पे और गाढ़ा लाइन मिलेगा, वहाँ 2 लिखना, फिर 3 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर 5 लिखना। तो क्या 1 2 3 4 में पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, 12 है 42 है, तो कोई बात नहीं, इसको 10 बना दो, इसको 20 बना दो, इसको 30 बना दो, इसको 40 बना दो, इसको 50 बना दो, ऊपर भी वैसे ही लिख दो 10, क्योंकि पहुंचना हमको 42 तक है, 20 फिर 30 फिर 40 ऊपर 50। अब अगर कभी 12 ढूंढना पड़े तो क्या करेंगे, तो इसके बीच में 10 गो पतला पतला लाइन होगा, एकदम महीन महीन लाइन होगा, उसको 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके गिन लेना, काम चल जाएगा। अब इसको हल हम कैसे करेंगे ग्राफीय विधि से, तो इतना तो खैर दिखाना ही होगा, क्योंकि हल आपको पहले ही पता होना चाहिए कि x इक्वल टू कितना 12 और y इक्वल मतलब x इक्वल टू 42 और y इक्वल टू कितना 12। अब इसको क्या करना है, आपके पास 2 समीकरण है, ठीक है 2 समीकरण, उतना बड़ा बोर्ड भी नहीं, हम यहाँ हल कर 2 समीकरण।
तो आपको ग्राफ की कॉपी में, अब ग्राफ की कॉपी तो नहीं यहाँ पर है। अच्छा, जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे ना पर्टिकुलरली तो वहाँ पे हम समझा देंगे। यहाँ तो ऐसे ही बता देते हैं। ग्राफ की कॉपी में वो ग्राफ होता है और वो रफ के लिए होता है, लाइनिंग लाइनिंग, मतलब ऐसे ही लिखना जैसा। तो उसमें आपको पहले हल करना होता है। x माइनस 7y बराबर में लिखना होता है कितना, -42, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा होता है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हम समझ रहे हैं कि ग्राफ अभी आपको उतना समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़िए देते हैं कि इतना दिमाग में टेंशन लेता है। जब पर्टिकुलरली ग्राफ पढ़ाएंगे देखते हैं कि आपको ग्राफ अलग से पढ़ना है या नहीं। ग्राफी विधि से नेक्स्ट एक्सरसाइज में भैया तो ग्राफ में ही पढ़ लेंगे। आप ये समझ गए ना। अब समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, इन्हीं को ग्राफीय विधि से हल करना। कैसे, वो ग्राफिकल मेथड में देखेंगे, अभी नहीं तो पता चला कि हौच पौच हो जाएगा, ना घर के ना घाट के, आप कहीं के नहीं रह पाइएगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ना अलजेब्रिक मेथड और ना ही ग्राफिकल मेथड, किसी काम की चीज़ें नहीं रहेगा, इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं। ग्राफीय विधि ऐसे भी एक्सरसाइज 3.2 में वो तो पढ़ना ही है, पूरा ग्राफिय पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लिख रहे हैं जब आप क्वेश्चन को लिखते लिखते एनालिसिस कर लें। जैसे ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं, आपका टाइम में बर्बाद कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में लिखा गया कि क्रिकेट टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले यानी 3 को बैट खरीदा और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, लेकिन अबरी कितना में खरीदी, 1300 रुपये में खरीदी है। तो बीजगणितीय विधि से तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। अच्छा, इसे व्यक्त कर लेता था, व्यक्त ने हम हल ही कर लेते हैं। तो अगर व्यक्त करना होता है तो यहाँ तक समीकरण जो लिखे थे ना, याद होगा इस जगह पे, यहाँ तक जो समीकरण बनाए, बस समीकरण बनाकर छोड़ दो, हल नहीं करना है। अगर कहता है कि बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करें तो बस समीकरण बनाकर छोड़ दीजिए, हल नहीं करना है। ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है तो 2 लाइन खींच के छोड़ देना है, हल नहीं करना है। लेकिन फिलहाल तो हम डायरेक्ट हल भी सिखा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है व्यक्त कीजिए, ठीक है, देख लेते हैं। पहले निकालना क्या है, इस बात पर ध्यान रखना, हमको निकालना है एक बल्ला और गेंद की कीमत। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जैसे कि एक क्वेश्चन जो बताए एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के पर्पज से। आप लोग को लग रहा होगा कि एग्जाम के पर्पज से बताइए, सब मिली जुली, अच्छा बात है। ऐसे भी तो यूट्यूब पे हम सब चीज़ बताइए कि एनसीईआरटी का, आपको जिसमें दिक्कत लगता है, जो पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम लगता है, उसको देख लो। दिन भर में 2-3 को वीडियो देख लीजिए, छोटा छोटा तो वीडियो है, क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बैंक से बनाना शुरू कर दो। लेकिन ये तो बताइए नहीं कि, इसलिए यहाँ समझिए, यहाँ पर मानना पड़ेगा बल्ला और गेंद, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं, माना एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत सपोज दैट 100 रुपया। उसी तरह से एक गेंद की भी कीमत होगा, एक गेंद की कीमत ₹y, एक बल्ला की कीमत 100 रुपये और एक गेंद की कीमत ₹y। अब प्रश्न से क्या दिया गया है, एक बल्ला और एक कीमत देखते हैं। प्रश्न से दिया गया है कि कै को बल्ला खरीदा है, एक कोच ने 3900 रुपये में बल्ला कितना खरीदा है, 3 बल्ला और 6 गेंद। अब समझो कि एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है, यहाँ तो 3 बल्ला खरीद रहा है तो 3x हो जाएगा। 6 को गेंद खरीदा, तो जहाँ एक गेंद की कीमत ₹y, 6 गेंद की कीमत 6y। पूरा मिला जुला कर दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 3900 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर पुनः
अब ही कह रहा है इसी में कि कुछ देर के बाद उसने एक और बल्ला, मतलब एक बल्ला और 2 गेंदे तो 2 वाई, क्योंकि एक गेंद खरीदेगा तो वाई रुपया, तो 2 गेंद खरीदेगा 2 रुपये। अब भी उसको देना पड़ा है 1300 रुपये। इक्वेशन सेकेंड। अब हल करो, कैसे हल करें? तो ऐसे सिचुएशन में अगर हल करेंगे तो हल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में 3 मतलब 3 कॉमन है। अगर ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं ना, जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, मान लो 3 निकाल लिए तो बच जाता है x और प्लस में 2y, और यहाँ से भी 3 अगर कॉमन लेंगे तो बच जाता 1300। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा x + 2y बराबर में 1300। बस आप इतने लिख के छोड़ दीजिए, यही हो गया अलजेब्रिक मेथड। व्यक्त करना था, व्यक्त कर दी, क्योंकि ये हल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? ये भी आपको पढ़ना आगे में, पता नहीं कैसे ये इसमें डाल दिया है ना। एक्सरसाइज 3.1 पहले हमको बताने नहीं चाहिए था, हम गलती से इसमें हाथ लगा दिए। इसके लिए भी कंडीशन है, ठीक है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा रहता है ना तभी हम लोग बोलते हैं कि इसका केवल एक हल होगा। अगर ऐसा रह गया a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम लोग कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समानांतर है। जब a1/a2 आप भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कल आ रहा है। और जब तीनों बराबर होता है तो कहते हैं अनंत। ये तो वही चीज़ हो गई। और ये सब टॉपिक आपको मिलेगा 3.2 में, लेकिन 3.1 खैर जितना समझ रहे हैं उतने से काम चला लीजिए। देखिए इसको हल करोगे ना, जैसे घटाना भी चाहोगे, मान लो माइनस माइनस माइनस, तो x से x कट गया, 2y से 2y कट गया, तो हल किसको करें? यहाँ तो अनगिनत हल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ इतना लिख के व्यक्त करके छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करो बस। और ग्राफिकल ज्यामितीय निरूपण, तो ग्राफ में भी सिर्फ दिखा कर छोड़ देना होता है। ग्राफ तो खैर कल नहीं है, इसमें पहले देना चाहिए था 3.2 को, लेकिन दिया है 3.1, तो वही काम चलाना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो इसमें कह रहा है ना कि 2 kg सेब, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। फिर वही बात है, सिर्फ व्यक्त करें, हल करने के लिए नहीं करें, सिर्फ व्यक्त कीजिए। फिर से मान लेते हैं क्या क्या है, 2 चीज़ आप लिए, एक तो सेब और एक अंगूर। तो माना कि सेब की कीमत, मान लेते हैं सेब की कीमत कुछ होगा, सपोज दैट 100 रुपया प्रति केजी। और फिर अंगूर की कीमत, अंगूर की कीमत मान लेते हैं y रुपये प्रति केजी। अब प्रश्न से अगर देखा जाए तो उसमें कह रहा है ना 2 kg सेब, तो 2 kg सेब के मतलब हो जाएगा 2x, क्योंकि सेब की कीमत 100 रुपया प्रति केजी, 100 रुपया 1 kg के लिए, 2 kg के लिए 2x, और 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर के तो y रुपया देना होगा। कुल मिलाकर कितना रुपया दिया? 160। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा में 1 महीने बाद, अब ये 4 kg सेब, तो 4 kg के हो जाएगा 4x, और 2 kg अंगूर तो अबरी हो जाएगा 2y, क्योंकि 1 kg अंगूर के y तो 2 kg के 2y। अबरी कितना देना पड़ रहा है? 300 रुपये। इक्वेशन सेकेंड। इस बार भी ज़्यादा है तो 2x + y लिखो इज इक्वल टू 160, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x और प्लस में y, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 150। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट।
इतना ही व्यक्त करके छोड़ देना, इसको हल नहीं करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम हल किए उसको भी हल नहीं करना था, उसको सिर्फ व्यक्त करना था। और रहा बात की ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कीजिए इसी को ज्यामितीय निरूपण में, तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि क्रैश कोर्स अच्छा बात है, आपके लिए अच्छा बात है, हम समझ सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि हमको अंदर से ऐसा या अंतरात्मा से ऐसा लगेगा कि हम पहले सिलेबस पूरा नहीं किए, या कम से कम यूट्यूब पे तो पढ़ा ही है, यूट्यूब पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन हम बता दिए, अब उसी क्वेश्चन को बार बार कराने से क्या फ़ायदा है। NCERT में पढ़ा है, जहाँ आपको डाउट लगता है उस टॉपिक को उठाइए। और जैसे कि त्रिकोणमिति में आपको डाउट लगता है तो त्रिकोणमिति देखिए, उसमें से टोटल क्वेश्चन कवर हो जाएगा, और उससे फालतू विश्वास कीजिए कि एग्ज़ाम में अगर आता भी है तो आपके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 नंबर उसको वही देना है जो NCERT से। उसके बाद अगर देता भी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे कि पूरा के पूरा क्वेश्चन NCERT से रहेगा, अगर ऐसा कहते तो गलत बात है। पूरा बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं खास करके, पूरा NCERT से नहीं रहता, कुछ बाहरी किताब से भी रहता है। लेकिन हाँ, NCERT से इतना रहता है कि आपका 100 नंबर आ जाएगा, क्योंकि 200 नंबर का एग्ज़ाम है, 100 नंबर लाना कोई टफ बात है नहीं। तो वीडियो को प्लीज़ गौर से देखते रहिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, बनाइए खुद से। जिस टॉपिक में दिक्कत होता है क्वेश्चन बैंक से बनाइए, अगर दिक्कत होता है तो उसको देखिए, क्योंकि सिर्फ मैथ नहीं ना है, और भी तो है, और विषयों पे भी ध्यान दीजिए। चलिए आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए।